दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैंने विज्ञान के कई टॉपिक कवर कर लिए हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने कोशिका के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऊतक के बारे में। ऊतक यानी टिश्यू के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही से बन गया कि ऊतक क्या होता है या ऊतक किसे कहते हैं। तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और जिनका कार्य, जिनकी संरचना लगभग एक जैसी होती है, उनसे जो उनका ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं, ऊतक या टिश्यू कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के कहलाता है, यानी जो ऊतक होता है इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हिस्टोलॉजी के जनक मालगिली को बोलते हैं, यानी मालगिली एक वैज्ञानिक है, उनको हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है। सबसे पहले ऊतक का विकास सिलेंट्रेटा संघ के जीव यानी हाइड्रा और जेलीफिश में हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पहले ऊतक का विकास किस जीव में हुआ था। तो सिलेंट्रेटा संघ के जीव जो होते हैं उनमें सबसे पहले ऊतक का विकास हुआ था, जैसे हाइड्रा हो गया या जेलीफिश हुआ। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संयोजी ऊतक, दूसरा है तंत्रिका ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है उपकला या एडिपोज ऊतक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संयोजी ऊतक, यानी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जो संयोजी ऊतक होता है वो शरीर के जितने भी अंग होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे अस्थि हो गया, रक्त और लसिका। जो हमारा खून है वो एक संयोजी ऊतक है। जो हड्डियां होती हैं वो भी संयोजी ऊतक होते हैं और जो लसिका होती है वो भी संयोजी ऊतक होती है। नोट: अस्थियां तरल संवहन ऊतक की बनी होती हैं। ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर लिखना चाहिए था जो रक्त होता है वो तरल संवहन ऊतक का बना होता है, यानी जो रक्त होता है, जो खून होता है वो किसका बना होता है? तरल संवहन ऊतक का बना होता है। फिर दूसरा है एडिपोज ऊतक। वसा संग्रह ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। जो एडिपोज ऊतक होता है, जो वसा संग्रह ऊतकों के बीच में जो स्थान रहता है उसको भरता है। ठीक है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियां आ जाती हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बुढ़ापे में चेहरों पर झुर्रियां क्यों आ जाती हैं, तो बुढ़ापे में वसा यानी फैट की कमी हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू की। इसका मस्तिष्क बना होता है, यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो किसका बना होता है? नर्वस टिश्यू का बना होता है, यानी तंत्रिका ऊतक का बना होता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जो मस्तिष्क होता है या क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। उसके बाद बात करेंगे पेशी ऊतक, यानी जिसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। इसकी मांसपेशियां बनी होती हैं, यह शरीर की रक्षा करती हैं। अब एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर जो पेशी ऊतक होती है इसकी क्या बनी होती है? मांसपेशियां बनी होती हैं और यह हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, यानी हड्डियों की टूट फूट से मदद करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारे कार्य करने की क्षमता भी पेशियों के द्वारा ही उत्पन्न होती है। आगे बात करेंगे उपकला ऊतक, यानी जिसे इपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। इससे त्वचा बननी होती है, यानी जो हमारी ऊपर एक स्किन चढ़ी हुई है या किसकी बनी हुई है? उपकला ऊतक की बनी हुई है। शरीर तथा आंतरिक अंगों की बाहरी परत, और यह शरीर के आंतरिक अंगों की भी रक्षा करती है, यानी जो हमारे शरीर के सबसे ऊपर परत चढ़ी हुई है उसी को क्या कहते हैं? एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। आगे बात करेंगे, उसके बाद ये हो गया हमारा ऊतक। उसके बाद अब आ गया है स्केलेटन सिस्टम, यानी जिसको हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। यानी इसको हम सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, जबकि पूरा विधिवत नहीं, क्योंकि समय कम है और तैयारी ज्यादा करनी है, उस हिसाब से हम इसकी पढ़ाई करेंगे। तो स्केलेटन सिस्टम में कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। तो कंकाल का पहला काम यही होता है कि कंकाल क्या करता है? हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करता है, अतः स्थिरता प्रदान करता है। और कंकाल जो है हमारे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। जो जीव जंतुओं में गति होती है वो कंकाल की वजह से ही होती है। कंकाल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
पहला है बाह्य कंकाल, इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। एग्जाम्पल है केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डा, घोंघा, चींटी, चिवटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सिप, शंख, कीट आदि। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में केकड़ा या घोंघा या ये शंख जो है ये घोंघा है और ये केकड़ा है, इनके ऊपर एक कठोर कवच चढ़ा होता है। इसी को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहते हैं। इससे क्या होता है? इनके शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा होती है और अपने दुश्मनों से भी इनका बचाव होता है। ये हो गया टिड्डा और ये सीप यानी शंख जो होते हैं वो हो गए। उसके बाद है आंतरिक कंकाल यानी एंडोस्केलेटन। यह शरीर के अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल मानव, बकरी, गाय, कुत्ता आदि। समझ लीजिए, यानी जो आंतरिक कंकाल होता है ये क्या होता है? शरीर के अंदर होता है, ठीक है। जैसे मानव के शरीर में हड्डियां होती हैं, जो स्तनधारी जितने भी प्राणी हैं लगभग सब में एंडोस्केलेटन पाया जाता है। जैसे बकरी हो गई, गाय, कुत्ता, इनमें सब में हड्डियां पाई जाती हैं। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। यानी जो कछुआ होता है उसकी पीठ पर बाह्य कंकाल एक कवच लगा रहता है, बाह्य कंकाल होता है, और उसके जो हाथ पैर होते हैं उनमें उसकी जो पूंछ होती है उसके अंदर हड्डियां होती है, उसको आंतरिक कंकाल कहते हैं। तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि इसमें दोनों प्रकार के कंकाल पाए जाते हैं। कंकाल को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया उपास्थि और दूसरा हो गया अस्थि। यानी उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 टॉयच पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। जो उपास्थियां होती हैं ये क्या होता है? ये मुलायम होती हैं और इसमें कि सिर्फ कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट कठोर पदार्थ होता है जबकि कैल्शियम फास्फेट मुलायम पदार्थ होता है। जैसे नाक, कान, सभी बड़ी हड्डियों के सिरों पर कार्टिलेज पाया जाता है। जो हमारी नाक की हड्डियां हैं देखो ये लचीली होती हैं, एकदम से मुड़ भी जाती हैं। ना ये मांसपेशियां हैं और ना ही हड्डियां, ये क्या है? उपास्थियां हैं। ऐसी कान की जो हड्डियां हैं इनको भी हम उपास्थियां कहते हैं। और एक एग्जाम्पल ये है कि जो कुत्ता मछली बोली जाती है इसको स्कॉलियोडॉन कहते हैं, उसका पूरा कंकाल ही उपास्थि का बना होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे अस्थि, जिसको बोलते हैं बोन। यह कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होते हैं। जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, उनमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होते हैं, इसलिए यह कठोर होता है। लेकिन जहां पर ज्वाइंट होते हैं वहां पर कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर बिल्कुल कार्टिलेज यानी उपास्थि की तरह संरचना होती है। उपास्थि जैसे वो लचीली होती है। अस्थियों में लगभग 60% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है जबकि कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अस्थियों में जो होता है वो ओसिन प्रोटीन हो पाया जाता है, जबकि जो कार्टिलेज यानी उपास्थियां होती है उनमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में अधिकतम घनत्व 30 वर्ष की आयु में होता है, यानी 30 वर्ष की आयु में अस्थियां सबसे ज्यादा मजबूत होती हैं। जन्म लेने वाले शिशु में लगभग 300 अस्थियां, बाल्यावस्था में 208 अस्थियां तथा वयस्कावस्था में 206 अस्थियां होती हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या ज्यादा होती है और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसमें हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। और एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, क्योंकि उनमें जो रीढ़ की हड्डियां और भी बहुत सारी हड्डियां होती हैं आपस में फ्यूज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? लिगामेंट। यानी जब यहाँ पर हड्डियों से हड्डियां जुड़ती हैं वहां पर कौन सा एक पदार्थ जोड़ा जो होता है वो होता है लिगामेंट। फिर है मांस को अस्थि से जोड़ता है टेंड्रम, ठीक, जिसको टेंड्रिल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टेंड्रिल बोलते हैं। ये मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है और मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है स्क्लेजर। जो स्क्लेजर होता है ये मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक उपांगीय, एक अक्षीय।
तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुबंधीय उपांगी यानी एपेंडिकुलर, यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक है। उपांगों की कुल संख्या 126 है। जैसे हाथ में 30 और 2 60 होते हैं। कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 60 होती हैं। ह्यूमरस, एक रेडियस, एक अल्ना, कार्पल यानी कलाई में 8 हड्डियां होती हैं। मेटाकार्पल यानी हथेली में 5 हड्डियां होती हैं। और फ्लेजिंज यानी अंगुली में 14 हड्डियां होती हैं। कुल मिला के कितनी होती हैं? दोनों हाथों में 60, यानी एक हाथ में कितनी होती है? 30 और दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60 हो गई। तो ये देख लियो, ये ह्यूमरस है, ये ऊपर वाली रेडियस हो गई और ये नीचे वाली अल्ना हो गई। ये यहाँ पर कार्पल्स जुड़ी हुई हैं और ये है मेटाकार्पल्स। ये जो संरचनाएं अंगुलियों में होती हैं, हथेली में, और ये फ्लेजिंज यानी अंगुलियों की संरचना जो होती है, हड्डियां होती हैं, ये 14 होती हैं। ऐसे ही पैर में, तो एक पैर में कितनी होती है? 30 और दोनों पैरों में कितनी हो गई? 60 हड्डियां होती हैं। एक तो हो जाती है फिया, इसको बोलते हैं फीमर। फिर है पटेला, पटेला कितनी होती है? 1 होती है। फिर टिबिया, टिबिया 1 होती है। फिबुला 1 होती है। टॉर्सल यानी टखना 1 होता है। टखना कितने होते हैं? 7 होते हैं। टखना कितने होते हैं? 7 होते हैं। फ्लेंजिज यानी अंगुलियां कितनी होती हैं? 14। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 60। दोनों पैरों में 60 और एक पैर में कितनी होती हैं? 30 होती हैं। उसके बाद है पेल्विक यानी सोड़ी मेखला जिसको बोलते हैं। ये है पेल्विक यानी जो कूल्हे की हड्डी होती है। कैल्विक यानी हंसली कितनी होती है? 2 और पेल्विक होती है 2। स्केपुला यानी अंश मेखला कितनी होती है? 2, दोनों तरफ 1-1। ठीक है। उसके बाद आता है अक्षीय यानी एक्सियल स्केलेटन। ये शरीर के बीचों बीच में होता है। यह शरीर के अंदर कोमल भाग अंगों की रक्षा करता है। अक्षीय कंकाल की कुल संख्या 80 होती है। कशेरुक दंड जिसको मेरुदंड बोलते हैं, इसमें होती हैं 26 हड्डियां, लेकिन बच्चों में कितनी होती हैं? 33 होती हैं। ये है हमारा कशेरुक दंड, जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, इसे क्या कहते हैं? कशेरुक दंड कहते हैं। उसके बाद बात आती है रिब्स यानी पसली। पसलियां कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। तो ये है पसलियों की संरचना, 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। स्टर्नम एक रिब्स को आपस में जोड़ती है। ये है सामने वाली स्टर्नम, इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ये एक होती है और ये रिब्स को यानी पसलियों को आपस में जोड़ती है। उसके बाद आती है सिर यानी खोपड़ी में कितनी होती है? 29 हड्डियां होती हैं। देखो अब खोपड़ी में 29 कैसे हो गई? चेहरे में कितनी होती है? 14, कान में 16, हाइट 1 और कपाल की 8 यानी क्रेनियम में कितनी होती है? 8 होती है। तो कुल मिला के कितनी हो गई? 29 हो गई। ये जो गले की हड्डी होती है इसको बोलते हैं हार्ड बोन, और ये है क्रेनियल की हड्डियां यानी सिर की हड्डियां। और ये हो गई चेहरे की हड्डियां जो 14 हड्डियां होती हैं। हड्डियों के बारे में विविध तत्व। गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है। दोनों तरफ, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, तो कितनी हो गई? 6 हो गई। और कान की हड्डियों को क्या बोलते हैं? मिस यानी MIS यानी M से मेलियस, I से इनकस और S से स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी जो है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? वो हमारी थाई की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं फीमर। ये है कान की हड्डियां, 1, 2 और ये 3 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो मध्य कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जिसे उरु बोलते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। सबसे कमजोर हड्डी केल्विक यानी कॉलर की होती है जिसे क्या कहते हैं? हंसली कहते हैं और इसे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है जिसे क्या कहते हैं? डेंटी। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है। पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? खोखली होती है। पटेला सिस्मॉइड बोन का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इसी समय नामक हड्डी पर जोड़ पड़ता है जो पेल्विक का एक दूसरे भाग है। जहां मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती हैं उसे टेंड्रन कहते हैं।
जहां अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं, यानी अस्थियों को जोड़ने वाला, अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाला लिगामेंट, मांसपेशियों को अस्थि जोड़ने वाला टेंड्रिल। अस्थियों की जोड़ के पास साइनेबियल नामक द्रव पाया जाता है जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। तो कौन सा होता है? साइनोबियल नामक द्रव, इसकी कमी से क्या होता है? गठिया नामक रोग हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखली जगह होता है जिसे फोरमिन मैग्नन कहते हैं। आगे बात करेंगे अस्थि कोशिका यानी बोन सेल। अस्थि कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म करती हैं, अतः इसे बोन ईटिंग सेल भी कहा जाता है। तो बोन ईटिंग सेल किसे कहा जाता है? ऑस्टियोक्लास्ट को। फिर ऑस्टियोब्लास्ट, यह अस्थि का निर्माण करता है, ऐसा इसे बोन फार्मिंग सेल कहते हैं। बोन फार्मिंग सेल किसे कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट को। फिर है ऑस्टियोसाइट, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, इसे मैच्योर सेल भी कहते हैं। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थमज्जा कहा जाता है। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, यानी हड्डियों के बीच जो खोखली हड्डियां होती हैं उनमें बीच में एक पदार्थ भरा रहता है, उसी को क्या कहते हैं? बोन मैरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। आगे बात करेंगे संधियां यानी ज्वाइंट्स। कंकाल का वह स्थान जहां अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा यानी खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोबियल गुहा कहते हैं। तो ज्वाइंट कितने टाइप के होते हैं? एक होता है अचल, दूसरा होता है अपूर्ण, दूसरा होता है पूर्ण। ठीक है, पूर्ण जो होता है इसे सैडल, ग्लीडिंग, खूंटी, कब्जा और कंदुक खलिका संधि बोलते हैं। तो ये है कंदुक खलिका संधि, ये है कब्जा संधि, और ये है खूंटीदार संधि, और ये है ग्लाइडिंग, और ये है सैडल। आगे बात करेंगे इमूवेबल ज्वाइंट्स यानी अचल संधि। इस संधि को फिक्स या फाइब्रस रेशेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता, यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। यानी ऐसी हड्डियां यहाँ पर जुड़ी होती हैं जो हड्डियां आपस में जुड़ी तो होती है लेकिन वो हिल डुल नहीं सकती, उन्हें क्या कहते हैं? अचल संधि। जहां पर उसके बाद है स्लाइटली मूवेबल अपूर्ण संधि। यह संधि जहां पाई जाती है थोड़ा बहुत गति करने को, यहाँ पर थोड़ा बहुत गति देखने को मिलती है, जैसे पसली, कशेरुक दंड, यानी कशेरुक दंड की जो अस्थियां होती हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं लेकिन वो थोड़ा बहुत मूव होती हैं, थोड़ा बहुत गति कर सकती हैं। ऐसे पसलियां भी थोड़ा बहुत गति कर सकती हैं। फिर है फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण संधि। यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। पहला है बॉल एंड सॉकेट, जिसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। इस प्रकार के संधि में एक गुहा यानी खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसका ऊपरी भाग गोल होता है। यह सभी दिशाओं में घूम सकती है, जैसे पेल्विक प्लस फीमर यानी स्केपुला और ह्यूमरस। समझ लीजिए, यानी जो हमारी कंधे की हड्डियां हैं इन्हें क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट यानी कंदुक खलिका संधि। जैसे हम जब बॉलिंग वगैरह करते हैं तो देखा होगा पूरा हाथ घूम जाता है, तो ये क्या होता है? पूरी तरह घूम जाती हैं। ठीक, इनमें एक तो गड्ढे जैसी संरचना होती है, दूसरी एक गेंद जैसी संरचना, इसीलिए इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। फिर है हिंग ज्वाइंट्स, कब्जा संधि। यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देती है, जैसे कोहनी और घुटना। यानी कोहनी और घुटना में जो ज्वाइंट होता है वो सिर्फ एक ही तरफ घूम सकता है, यानी पीछे की तरफ आप अपनी कोहनी को नहीं घुमा सकते। फिर है पायरट ज्वाइंट्स यानी खूंटीदार संधि। इसका आकार खूंटी के समान होता है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे कशेरुक दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग होता है। यानी ये हमारी गर्दन की जो संधि होती है, ऊपर खोपड़ी और नीचे जो हमारा कशेरुक दंड होता है उससे जो संधि होती है वो क्या कहते हैं? खूंटीदार संधि कहते हैं। फिर है ग्लीडिंग ज्वाइंट्स, यह एक दूसरे पर फिसलती हैं और थोड़ा गति प्रदान करती हैं, जैसे कार्पल, मेटाकार और टार्सल्स। यानी जो हमारी हाथ की हड्डियां होती हैं ये थोड़ा बहुत आपस में फिसलती हैं और थोड़ी बहुत गति करती हैं, पूरी तरह नहीं घूमती। सैडल ज्वाइंट्स बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट के ही समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है। जैसे अंगूठा में कौन सा होता है? सैडल ज्वाइंट्स होता है। या होता तो कंदुक खलिका संधि के समान ही, लेकिन एक निश्चित दिशा में ही गति कर सकता है, पूरी तरह घूम नहीं सकता।
आगे बात करेंगे बनावट के अनुसार हड्डियों का प्रकार। बनावट के अनुसार हड्डियां 5 प्रकार की होती हैं। पहला है फ्लैट बोन यानी चपटी हड्डियां। यह हड्डी शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं, जैसे पसली हो गया और खोपड़ी की और स्केपुला स्टर्नम। फिर है लॉन्ग बोन यानी लंबी हड्डियां। यह शरीर का भार रोकती हैं, जैसे हाथ और पैर की हड्डियां। फिर है शॉर्ट बोन यानी छोटी हड्डियां। ये आकार में छोटे होते हैं तथा स्थायित्व प्रदान करते हैं, जैसे टॉर्सल्स और कार्पल्स। फिर इरेगुलर बोन्स यानी अनियमित हड्डियां। इनका आकार अलग अलग रहता है, जैसे कशेरुकदंड में सभी हड्डियां यह हल्का गति प्रदान करती हैं। फिर है सिस्मोइड बोन। यह कार्टिलेज का ही कठोर रूप होता है, जैसे पटेला यानी जो हमारी को घुटने पर लगा होता है उसे क्या कहते हैं, पटेला। उसके बाद बात करेंगे पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम के बारे में। मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है। तो मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, हमारी जो त्वचा है, जो स्किन है, उसके अंदर एक स्तर बिछा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, मांसपेशियां या मस्कुलर सिस्टम। मांसपेशियों की कुल संख्या लगभग 639 होती है। सबसे लंबी मांसपेशी सार्टोसियस जो कि जांघ में है। सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिड्स जो कि कान में है। सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटेस मैक्सिमम। मांसपेशियों में मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। तो मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन होता है, मायोसिन नामक प्रोटीन होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। तो जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी मांसपेशियां थक जाती है, उसमें कौन सा एसिड जमा हो जाता है, लैक्टिक एसिड। इसीलिए क्या होता है, हमको थकान महसूस होती है। मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। पहले तो ऐच्छिक मांसपेशियां, अनैच्छिक मांसपेशियां और हृदयक मांसपेशियां। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐच्छिक मांसपेशियों की, यानी जिनको बोलते हैं वॉलेंट्री मस्कुलर। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। इन्हीं के कारण हम गति करते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकालीय पेशियां भी कहते हैं। इनमें लाइट बैंड या डार्क बैंड पाया जाता है। समझ लीजिए ऐच्छिक पेशियां क्या होती हैं, यानी ऐसी पेशियां जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं, इनसे इच्छा अनुसार कार्य ले सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशियां कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दूसरी बात, ये हमारे मांसपेशियां जो होती हैं कंकाल से जुड़ी रहती हैं, ठीक, इसीलिए इनको हम कंकाली मांसपेशियां भी कहते हैं। इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड पाए जाते हैं। उसके बाद आता है अनैच्छिक पेशियां, इनको बोलते हैं अनवॉलेंट्री मसल्स। ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी नहीं रहती। इनमें लाइट बैंड एंड डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। अब समझ लीजिए, यानी ऐसी मांसपेशियां जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, ठीक, वो अपनी स्वेच्छा से कार्य करती है, उनको क्या कहते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियां या वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे हमारी आंत की मांसपेशियां होती हैं, वो धीरे धीरे गति करती रहती है, लेकिन उनपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। उसके बाद आता है हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स। ये अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। यह भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। यानी जो हृदय मांसपेशियां होती हैं वो स्पेशली हृदय में पाई जाती हैं, और हृदय कभी आराम नहीं करता, इसलिए हमेशा कार्य करती हैं और इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है। रिमार्क दिया हुआ है, एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ने का काम सेलोरॉक्स नामक पेशी के कारण सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंसर का नाम पेशी के कारण फैल जाती है। यानी जो मांसपेशियां होती हैं जुड़ी रहती हैं, वो सेलोक्सर नामक जो पेशी होती है उसके कारण सिकुड़न आती है, और एक्सटेंसर नामक पेशी उसके कारण फैलाव आता है। तो ये है हमारी मांसपेशियां, ये है हमारी हाथ की मांसपेशियां, ये पैर की मांसपेशियां हैं, और ये कान की मांसपेशियां, ये हमारे पूरा मस्कुलर सिस्टम है। तो हमारे पूरे मस्कुलर सिस्टम में लगभग 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी आइकन पे जरूर क्लिक करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।